अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे इन टू कॉमन सिस्टम्स। अब सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है थर्म जो कि शो करता है हीट को, विच मीन्स हीट, और दूसरा वर्ड आ रहा है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स का वैसे अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो पावर बनता है, और पावर हमें पता है इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये है हीट और वर्क का रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स। और बेसिकली ये एक स्टडी की ब्रांच है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हाउ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड हाउ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कि कैसे काम की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और कैसे हीट की वजह से हम काम भी करवा सकते हैं। तो देखो, जो पहली वाली बात मैंने बोली ना कि वर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ये बात समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें और उसके बाद फिर हम कुछ देर तक रनिंग करें और उसके बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करें, तो आप देखोगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि जितना हमने वर्क किया उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। फिर इसी तरीके से आमतौर पे ड्रिल अगर हम करते हैं, दीवार के अंदर ड्रिल करते हैं, तो जो ड्रिल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। हैमर से नेल को हिट करते हैं, हैमर और नेल दोनों गर्म हो जाते हैं। तो वर्क की वजह से तो हीट प्रोड्यूस होती है, ये हमें मालूम है और काफी मर्तबा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन क्या हम हीट की वजह से काम करा सकते हैं? तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में आपने यही बात समझनी है कि हम किस तरीके से हीट के जरिए काम करवा सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। और वर्क से मुराद यही होती है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और कवर होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इनका रिलेशन है। अब इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बताया हमें हेल्महोल्ट्ज ने इन 1847 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, इसकी अगर आप स्टेटमेंट को देखो, तो मैं इसको तीन तरीके से आपको समझाता हूं, और तीनों तरीकों से याद रखो, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मानते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अब एनर्जी के कंजर्व रहने का क्या मतलब है? एनर्जी के कंजर्व रहने का मतलब यह है कि जब भी हम हीट की बात करते हैं या हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तख्लीक नहीं कर सकते, और उसको फना भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर इसी को मैं दूसरे अल्फाज में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है और जो उसकी सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, नेचर का वो पार्ट जो कि अंडर कंसिडरेशन होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं, और जो भी उसके अलावा इर्द गिर्द होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो ये कहता है लॉ कि वो जो टोटल एनर्जी है वो रहनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दोबारा से नहीं पढ़ने वाले, बल्कि उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम अपने सिस्टम पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अब जो मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा वो ज्यादा बेटर होगी, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक सिलेंडर मौजूद है, उस सिलेंडर में जो है वो गैस फिल हुई हुई है, ठीक है। और उसी सिस्टम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ प्रेशर रखा हुआ है
हमने कुछ वजन रखा हुआ है उसके ढक्कन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, जो कि काम करेगा एज अ प्रेशर। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं किसी भी तरीके से, चूल्हे पे रख के, बर्नर पे रख के, कुछ भी करके मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, हीट दे रहा हूं, और हीट को लेट से हम शो कर देते हैं क्यू से। कितनी हम हीट दे रहे हैं तो उसको मैं किससे शो कर रहा हूं, उसको मैं शो कर रहा हूं क्यू से। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम, जब भी हीट प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम को, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 1, पहला पार्ट क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो वर्क करता है, पहली बात। और दूसरा, चेंज आता है इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने हीट दी और वो सारा के सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क से क्या मुराद है, हीट की वजह से। आप देखेंगे कि जब यहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, तो हमें पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो यकीनन वो किसी न किसी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली यहां पर सेकेंड वाला पॉइंट है कि चेंज आएगा उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मैं किसी सिस्टम को हीट दूंगा, इसको हम शो कर रहे हैं क्यू से, तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। एक तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम करेगा वर्क, और दूसरा चेंज आएगा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। ठीक है ना, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेसिकली इंटरनल एनर्जी को तो हम नाप नहीं सकते, वो स्टेट फंक्शन है। तो हम क्या नाप सकते हैं, हम इंटरनल एनर्जी की इनिशियल और फाइनल स्टेट से अंदाजा लगाते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं E2 माइनस E1। तो ये भी एक फॉर्म है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, और फर्दर अगर मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है तो वो हमेशा बराबर होता है इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, कितना हमने वर्क किया। ठीक है, पहले हमने हीट दी, डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड, हमने सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई करी, और फिर सिस्टम ने कितना वर्क किया, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम कितना किया। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूं कि किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो बराबर होता है हमने कितनी हीट दी और उसमें से उसने कितना वर्क कर लिया। तो ये कोई नई फॉर्म नहीं है, यही इस फॉर्म में आ गई। सिर्फ ये जो वर्क डन था वो यहाँ पे प्लस हो रहा था और डेल्टा क्यू की तरफ गया तो माइनस हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, तो याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जब भी किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है। एक तो सिस्टम काम करता है, सिस्टम फैलता है। क्यों फैलेगा, जब हीट जाएगी यहां से गैस के मॉलिक्यूल्स के पास तो मॉलिक्यूल्स फैलने की कोशिश करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेफ्ट और राइट पे तो जा नहीं सकते, वो सारी फोर्स ऊपर लगा के इस पिस्टन को मूव करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्क डन। और फिर कुछ ना कुछ उनकी इंटरनल एनर्जी में भी तब्दीली आती है, चेंज आता है। तो आप देख सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई। तभी मैंने आपको शुरू में समझाया कि बेसिकली हेल्महोल्ट्ज का जो बताना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो यही था कि इट इज अ सर्टेन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हमें दो प्रोसेस में अप्लाई करना है। ठीक है, हमें इसको दो प्रोसेस में अप्लाई करना है, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला और एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है ना, ये हम करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर।
अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये किस तरीके से काम करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर देखेंगे इन कांस्टेंट वॉल्यूम किस तरीके से काम करेगा। ठीक है जी। तो अब देखो हम सपोज क्या कर रहे थे, हम सपोज कर रहे हैं एक सिस्टम जिसमें एक सिलेंडर मौजूद है और एक सिलेंडर है, उसका कोई पिस्टन वगैरह है, इस तरीके से मामला है। अंदर कोई गैस फिल हुई हुई है, यहाँ पे गैस फिल हुई हुई है। ठीक है जी। और हमने इसके ऊपर रखा हुआ है कुछ प्रेशर। तो लेट से मैं कह रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर। वैसे कांस्टेंट प्रेशर को दूसरे अल्फाज में कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो आमतौर पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिक्स में, मेजॉरिटी वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही होते हैं। तो प्रेशर यहाँ पे हमने पी रखा हुआ है और जो सिलेंडर मैंने सपोज करा है, लेट ए जो है एरिया है इस सिलेंडर का, एरिया ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। और फिलहाल जो प्रेशर हमने रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, वो हमने रखा हुआ है पी। ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ, या ज्यादा बेहतर वर्ड हो जाएगा प्रेशर ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर हमने कितना प्रेशर रखा हुआ है। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दी। हमने इसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दी। कितनी दी, हीट को आपको पता है कि हम किससे शो करते हैं, क्यू से शो करते हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पूरी वही कहानी। वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ काम करेंगे और इनके काम करने के बाद जो हमें दूसरा पार्ट नजर आएगा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, कितनी हीट को, क्यू हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद। यही सिलेंडर है कुछ इसी किस्म का, लेकिन अब हम देखेंगे तो गैस जो है वो एक्सपेंड हो चुकी होगी। आप देख सकते हो कि गैस यहाँ पर एक्सपेंड हो गई। प्रेशर अभी भी पी रहा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के उन्होंने ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। कितनी एक्स्ट्रा जगह घेरी उन्होंने, तो उसको हम कर देते हैं डेल्टा एल से शो। ये डेल्टा एक्स से भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक जो है ना ये डेल्टा एल कहलाएगा। ठीक है। डेल्टा एल यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आ गया इसकी लंबाई में या हाइट में, जैसे भी आप समझना चाहो, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर हम वर्क की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो वर्क हम कैसे मालूम करते हैं, वर्क हम मालूम करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा दो तो वर्क आ जाता है। अब ये देखना है कि इस केस के अंदर फोर्स कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। फोर्स को तो हम मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे और एफ की वैल्यू निकालेंगे तो पी ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए। फोर्स की वैल्यू मिल गई। और डिस्प्लेस कितना हुआ है पिस्टन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देख लो क्लियरली नजर आ रही है, कितनी, डेल्टा एल के बराबर है। जब ये दोनों चीजें आ गई तो इनकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, ये दोनों रखेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इनको अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आप देखोगे W बराबर आ जाएगा, फोर्स की जगह पे पी ए आएगा और यहां पर आ जाएगा डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ या हाइट वगैरह जो भी हो। और अगर इसको रीअरेंज करूं तो ये हो सकता है पी ए इंटू डेल्टा एल। अगर आप गौर से देखो तो ये जो डेल्टा एल है ना, बेसिकली वो हाइट है जो इस पिस्टन ने ऊपर की तरफ हाइट कवर करी है ना, तो ये हाइट है। और जैसे कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कराओ तो वॉल्यूम आ जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल लिखा हुआ है तो वर्क का फॉर्मूला बनेगा पी, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा वी। वैसे एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वॉल्यूम बनता है। डेल्टा एल भी एक हाइट है, बट क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है तो वर्क के साथ भी डेल्टा का साइन आ जाएगा, पी डेल्टा वी। ठीक है जी। तो ये वर्क का आंसर आ गया कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस है यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है उसमें वर्क कितना होता है। अब अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर बात करें हम तो याद रखिए वो क्या था, जब भी हम हीट देते हैं तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। एक तो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में और सिस्टम वर्क करता है। वर्क की जगह पे इस वैल्यू को पुट करें, वर्क की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा ई प्लस ये आ जाएगा पी
डेल्टा वी, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला आ गया इस केस के अंदर। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप एक बात नोट करिए, डेल्टा ई का मतलब क्या होगा? डेल्टा ई का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी जितनी भी है। और अगर डेल्टा वी की बात करें तो उसका मतलब भी क्या होता है? V2 माइनस V1। देयरफॉर जो Q है, आइसोबैरिक प्रोसेस में समझा रहा हूं सारा, ये हो जाएगा E2 माइनस E1, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। और अगर अरेंज करें तो E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, और अरेंज कर लो तो 2 वाली सारी वैल्यूज एक तरफ लिख लो, तो ये आ जाएगा E2 प्लस PV2, और क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों में से ये E1 है, इन दोनों में से आप जरा माइनस को कॉमन ले लो तो इधर माइनस आ जाएगा, और बचेगा क्या? इधर बचेगा E1 प्लस PV1। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पूरा फैक्टर लिखा हुआ है ना, एनर्जी प्लस PV2, इसको हम कहते हैं इंथैल्पी। वेयर इंथैल्पी को अगर हम मेजर करते हैं तो इंथैल्पी खुद एक स्टेट फंक्शन है जिसको हम H से शो करते हैं या डेल्टा H से शो करते हैं। H एक इंथैल्पी फंक्शन है, ये है इंथैल्पी। इंथैल्पी हमें बताता है किसी भी सिस्टम का, इंथैल्पी बताता है हमें किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट, कि उसमें हीट का कंटेंट कितना है। और ये जो हीट कंटेंट है ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और H की क्या वैल्यू होती है? जो H है वो बेसिकली बराबर होता है पी वी प्लस ई, या ई प्लस पी वी कर लो, एक ही बात है, जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब अब अगर आप नोट करोगे तो ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये आपको नजर आ रहा है H ही बन रहा है, लेकिन क्योंकि 2 है तो हम इसको H2 कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम H1 कह सकते हैं, इसको हम H2 कह सकते हैं, क्योंकि देख लो PV और E जो है वो ऐड हो रहे हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इंथैल्पी H1 कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो है हमारे पास, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि Q बराबर आ सकता है H2 माइनस का H1, और यही H2 माइनस H1 हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर आ जाएगा डेल्टा H के। लेकिन ये बात याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो इसको QP कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी QP हो जाएगा, ये भी QP हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर प्रोसेस है आइसोबैरिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो उस सिस्टम में QP जो है वो बराबर होता है डेल्टा H के। और डेल्टा H का क्या मतलब है? डेल्टा H का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम, कि उस सिस्टम की इंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है। अगर आप नोट करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो QP था वो बराबर किसके होता है? जो QP होता है वो बेसिकली इसके बराबर होता है E प्लस P डेल्टा V। तो हम इसको कर सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक और बात बताऊं मैं आपको इंथैल्पी के बारे में, कि इंथैल्पी का साइन कब कौन सा करना है? साइन ऑफ डेल्टा H। इंथैल्पी कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है? तो याद रखिए, अगर सिस्टम एक्सोथर्मिक हो, जो कि लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट सिस्टम से रिलीज हो रही है। तो अगर सिस्टम एक्सोथर्मिक है तो एक अलग साइन होगा, अगर सिस्टम एंडोथर्मिक है तो उसके लिए एक अलग साइन होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब यह है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसी ना किसी प्रोडक्ट में। तो एक्सोथर्मिक का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। इस वजह से जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक का क्या मतलब होगा कि जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है, और फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। अब क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो इस वजह से हम बोलते हैं कि डेल्टा H जो है इस केस में पॉजिटिव है।
तो याद रखिए फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड फॉर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने समझनी है वो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब अब हमारे पास जो सिस्टम है हमने किसी तरीके से उसके पिस्टन को मूव होने से रोकना है। तो वही एक सिस्टम सपोज कर लिया, इसके अंदर फिल हुई हुई है गैस, ये आगे गैस के मॉलिक्यूल्स और ऊपर रखा हुआ है कुछ प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं इस सिस्टम को हीट दूंगा, ठीक है, तो हीट को हमें पता है क्यू से शो करते हैं, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू वी कर देता हूं। तो हीट जो है वो कन्वर्ट होगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में, मॉलिक्यूल्स फैलने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है तो हम इसको फैलने देंगे नहीं। और फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैलने से रोकने के लिए हमें ऊपर कुछ प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसके प्रेशर को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे प्रेशर देखो मैंने ज्यादा कर दिया, आपको नजर आ रहा है, मैंने वजन बढ़ा दिया। तो लेकिन अब इसको हीट तो दी है ना, अब वर्क में तो कन्वर्ट हुई नहीं हीट, तो बताओ हीट कहाँ गई, वर्क में तो कन्वर्ट हुई नहीं तो कहाँ गई, दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है हीट, या तो वर्क डन होता है और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब वर्क डन तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब सारी की सारी कहाँ गई, सारी की सारी चली गई इंटरनल एनर्जी में। याद रखिए इस प्रोसेस का एक नाम भी होता है, वही बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मीन सेम और कोर जो है एक ओल्ड वर्ड है विच इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक का मतलब हो गया सेम वॉल्यूम। अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक है क्या, जब भी हम हीट देते हैं तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और वर्क होता है। वर्क आपको पता है ना किस पे डिपेंड कर रहा था, वर्क डिपेंड कर रहा था पी डेल्टा वी पे। बट क्योंकि हम कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, और अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा वर्क ही जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए इसको क्यू वी कर देते हैं। इन दिस केस, इस केस के अंदर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो है, और अगर डेल्टा वी जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो होगा तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 कर देते हैं इसको, क्यू वी बराबर आ जाएगा डेल्टा ई प्लस जीरो। वर्क डन तो हो नहीं रहा है आइसोकोरिक में, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में हम जितनी भी हीट देते हैं वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में। तो जब भी हम चाहते हैं कि भाई वर्क डन ना हो, बल्कि हम चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करे, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, तो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। और दोनों प्रोसेस में फर्क क्या है, एक नॉर्मल बर्तन के अंदर अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हो, एक कॉमन मिसाल दे रहा हूं, तो उसके ऊपर प्रेशर जो ऊपर से होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सिर्फ एयर का प्रेशर होता है, तो वो हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब वही चीज हम बॉईल कर रहे हैं प्रेशर कुकर में, यानी कि हम खाना बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जो प्रेशर होता है बेसिकली वो ऊपर जो हमने वजन सा रखा होता है ना, जिसे सीटी के बोलते हैं, और वेट होता है बेसिकली वो जो हम प्रेशर कुकर के ऊपर रखते हैं। अगर नहीं मालूम है, नहीं देखा, तो जाओ किचन के अंदर अम्मी से पूछो कि भाई कैसे होता है, क्या ऊपर वजन रखते हैं। तो ये वही वजन है जो प्रेशर को बढ़ाता रहता है और वॉल्यूम को रखता है कांस्टेंट, जिसकी वजह से वर्क में एनर्जी जाया नहीं होती और खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है भाई, सो ये थी आज की हमारी सारी डिस्कशन अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप सारी बातें कवर हो गई हैं इंशाल्लाह। अगर ये आप समझ जाते हो तो बहुत आसानी होगी आगे के लेक्चर को समझने में, चैप्टर्स को समझने में, और पेपर में बहरहाल ये दोनों केसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज।